नमस्कार दोस्तों। भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित इस ऑडियो सीरीज में आज जिस विषय पर हम जानेंगे, भारतीय संविधान का निर्माण। भारत के संविधान के निर्माण में हम उन तमाम बिंदुओं में संविधान सभा के निर्माण के विचार से उसके गठन तक, तत्पश्चात उद्देश्य प्रस्ताव के मुख्य बिंदु और स्वतंत्रता अधिनियम से संविधान सभा का कार्य विस्तार और शक्तियां, और हम जानेंगे संविधान निर्माण में संविधान सभा की कुछ महत्वपूर्ण समितियां, संविधान लागू होना और आलोचकों के विचार हम इस अंक में जानेंगे। दोस्तों, अध्ययन में सदैव ही एम.एन. रॉय, जो वामपंथी आंदोलन के नेता थे, उन्होंने ही 1934 में पहली बार संविधान सभा के निर्माण का विचार प्रस्तुत किया। 1935 में यहीं से आगे बढ़ कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग रखी। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की ओर से घोषणा की कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन होगा, जो प्रत्यक्ष निर्वाचन से गठित होनी है और उस पर कोई बाह्य हस्तक्षेप नहीं होगा। यह घोषणा 1940 का अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानी जाती है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार सैद्धांतिक तौर से पंडित नेहरू की मांग को स्वीकार कर लेती है। इसके पश्चात 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत के संविधान के निर्माण संबंधी विषय पर ब्रिटिश सरकार का एक प्रारूप प्रस्ताव भारत लेकर आए, जिस पर मुस्लिम लीग ने मनाही कर अपना पक्ष स्पष्ट किया कि वे दो अलग अलग संविधान सभाओं का निर्माण चाहते हैं, अतः देश को दो हिस्सों में बांटा जाए। क्रिप्स प्रस्ताव को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रभाव में आना था, किंतु मुस्लिम लीग ने पहले ही अस्वीकार्यता प्रस्तुत कर दी। अब अंततः 1946 में एक 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन, जिसके सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर थे। यह मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया और 16 मई 1946 को उनके द्वारा सम्मुख रखा गया। यह प्रस्ताव मुस्लिम लीग की 2 संविधान सभाओं की मांग को खारिज कर इस तरह की व्यवस्था दे रहा था जो काफी हद तक मुस्लिम लीग को संतुष्ट कर रही थी। कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान निर्माण के लिए गठित होने वाली संविधान सभा के विषय में जिस योजना को सम्मुख रखा गया था, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। संविधान सभा में सीटों की संख्या 389 होगी, जिसमें 296 ब्रिटिश भारत और 93 देसी रियासतों के लिए होगी। ब्रिटिश भारत की 296 सीटों में से 292 गवर्नर के प्रांतों, जिनकी संख्या 11 थी, जो थे मद्रास, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, बंगाल व असम तथा सिंध से चुना जाना था, और अन्य शेष 4 का चुनाव मुख्य आयुक्तों के प्रांत से, जिनमें दिल्ली, अजमेर, मोरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान थे, से किया जाना था। जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन होना था। लगभग 10 लाख लोगों पर एक सीट वितरित होनी थी। इसके अलावा ब्रिटिश प्रांत में सीटों का आवंटन 3 समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में होना था, जो थी मुस्लिम, सिख और सामान्य। इन प्रतिनिधियों के निर्वाचन की तय प्रक्रिया पूर्ण प्रत्यक्ष नहीं थी, अतः इसे आंशिक रूप से निर्वाचित कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले तो हर समुदाय के प्रतिनिधियों का निर्वाचन प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों ने करना था, और सबसे महत्वपूर्ण वे प्रांतीय असेंबली के सदस्य स्वयं 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा कर, शिक्षा व संपत्ति के आधार पर मत देने का अधिकार प्राप्त किए सीमित जनसंख्या द्वारा चुने गए थे। अतः प्रांतीय असेंबली के सदस्यों का चुनाव तो सीमित मताधिकार से हुआ था, साथ ही संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव भी भारत के वयस्क मताधिकारियों द्वारा नहीं हुआ, अतः उन्हें आंशिक रूप से चुनी निकाय कहा जाता है। देसी रियासतों में प्रतिनिधियों के चुनाव को लेकर जिस प्रक्रिया को तय किया गया था, उसमें
रियासतों के प्रमुख ही प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। दोस्तों, कैबिनेट मिशन की इस योजना के अनुरूप संविधान सभा के प्रतिनिधियों का चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ, जिसमें ब्रिटिश भारत की 296 सीटों पर कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73 और अन्य दल और स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें हासिल हुई। देशी रियासतों को प्रदत्त 93 सीटों पर पूर्ति नहीं हुई। वे संविधान सभा से अपने आप को बाहर ही रखे थे। उस समय पर संविधान सभा ने प्रतिनिधि के तौर पर भारतीय हर समुदाय के प्रतिनिधियों और गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़ भारत की तमाम हस्तियां संविधान सभा में मौजूद थी। 9 दिसंबर 1946 का दिन जब संविधान सभा ने पहली बैठक की। इस बैठक तक अब मुस्लिम लीग, जो संविधान सभा में 73 सीटों को लिए थी, ने बहिष्कार आरंभ कर पुनः पाकिस्तान की मांग को जोर दिया और अब पहली बैठक में 211 सदस्यों ने ही भाग लिया। अस्थायी तौर से सभा का अध्यक्ष वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, जिसमें 11 दिसंबर 1946 को बदलकर अब स्थायी तौर से अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी को चुन लिया गया। 11 दिसंबर की इन महत्वपूर्ण निर्णयों के पश्चात 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जिसका प्रभाव संविधान पर स्पष्ट दृष्ट है और इसी प्रस्ताव का परिवर्तित रूप संविधान की प्रस्तावना बना। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिन बिंदुओं को हम जानेंगे वे इस प्रकार हैं। संप्रभु राष्ट्र भारत की तमाम शक्तियां, सरकार के अंग, सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भारत को संविधान सभा एक संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। ब्रिटिश भारत के सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल क्षेत्र और भारत के बाहर के समस्त क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहें, भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। भारत में शामिल सभी क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा तय होगा। तब इसके उपरांत नियमों से यदि वे चाहें तो अवशिष्ट शक्तियां उनके पास रहेंगी। साथ ही भारत के नागरिकों के लिए न्याय, समानता, स्वतंत्रता, सुरक्षा, अवसर की समता, विचार की अभिव्यक्ति, विधि के समक्ष समानता, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता सुनिश्चित होगी। साथ ही अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग आदि जनजाति क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। संघ की एकता अटूट रहेगी और इसके लिए जल, थल, वायु से विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। भारत प्राचीन भूमि को विश्व के सम्मुख उसका अधिकार व उचित स्थान प्रदत्त करवाया जाएगा। दोस्तों, यह प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया और यह भारतीय संविधान के निर्माण में पहला किंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण व प्रभावी प्रस्ताव बना। अब संविधान निर्माण कार्य संविधान सभा के हाथों में था और वह इसे अनेक देशी रियासतों के बगैर भी गतिमान रखते हैं। अब देशी रियासतें धीरे धीरे शामिल होने लगती हैं। 28 अप्रैल 1947 को बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, पटियाला, रीवा और उदयपुर इन 6 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भी संविधान सभा में अपना स्थान ग्रहण किया, क्योंकि अब देश में बंटवारे पर निर्णय तय हो रहा था और माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 तब तक ज़्यादातर देशी रियासतों के प्रतिनिधि संविधान सभा में स्थान ग्रहण कर लिए। भारतीय हिस्से के मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भी संविधान सभा में स्थान ग्रहण कर लिया। शेष 1947 आज़ादी के परिणाम से बंट गए। 1947 की आज़ादी अथवा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने अब ब्रिटिश हुकूमत पूर्ण अंत कर दी। संविधान सभा अब स्वेच्छा से संविधान निर्मित करे। ब्रिटिश सरकार द्वारा उसकी संसद में पारित कोई भी नियम अब तब तक भारत पर लागू नहीं होगा जब तक भारतीय संसद उसको स्वीकारने पर कानून नहीं लाती।
अब भारत एक संप्रभु राष्ट्र हुआ। इस स्वतंत्रता अधिनियम ने 1947 ने संविधान सभा के हाथ में एक और काम, जो संविधान का निर्माण था, जो पहले से ही था, उसके साथ एक और कार्य सौंप दिया। वह था विधायी कार्य। अब संविधान सभा विधायिका बन गई। कुल मिलाकर संविधान निर्माण करने के साथ अब संविधान सभा आम कानून भी देश के लिए लागू करेगी। इस आधार पर कह सकते हैं कि संविधान सभा भारत की पहली संसद बन चुकी थी। विधायिका के रूप में जब संविधान सभा की बैठक हो तो अध्यक्षता जी.वी. मावलंकर करते, और यदि बैठक संविधान निर्माण संबंधी हो तो अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। विधायिका के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक 17 नवंबर 1947 को हुई। संविधान सभा ने यह 2 रूपों में कार्य 26 नवंबर 1949 तक किया। इस तिथि तक संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका था। इन सब में जब विभाजन हुआ तो वह क्षेत्र जिसमें पूर्वी बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, बलूचिस्तान, पश्चिम पंजाब और असम का सिलट जिला अब पाकिस्तान हो गया, और यहीं से 389 तय संविधान सभा की सीटें गिरकर अब 299 रह गई। ब्रिटिश भारत में 296 अब 229, और देसी रियासतों के लिए तय सीटें 93 से अब 70 हो गई। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के साथ अन्य भी कार्य पूर्ण किए, जैसे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, और इसी दिन भारत के पहले राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। मई 1949 में ही संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता साबित की। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा, जिसमें कुल 64 लाख रुपए का खर्च आया था। दोस्तों, संविधान सभा भारत की पहली संसद बनी क्योंकि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। संविधान सभा ने अंतरिम संसद के तौर पर आम चुनाव 1951-52 तक कार्य किया। नई संसद अर्थात निर्वाचित संसद दोनों सदनों के साथ मई 1952 में सम्मुख आई, जहां अंतरिम संसद 17 अप्रैल 1952 में ही समाप्त हो गई। संविधान निर्माण में अनेक समितियों का निर्माण हुआ, जिनमें कुछ प्रमुख समितियों के नाम हम जानेंगे। संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई। इस समिति को संविधान का प्रारूप तैयार करना था। प्रारूप समिति ने फरवरी 1948 में संविधान का प्रारूप प्रकाशित किया। भारत के लोगों से उनकी राय के लिए 8 माह का समय दिया गया। तत्पश्चात अक्टूबर 1948 में प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया। संविधान सभा की प्रारूप समिति ने अपने कार्य में 6 माह से भी कम का समय लिया, और इस समय पर प्रारूप समिति ने कुल 141 बैठकें की। इसी प्रकार संविधान निर्माण की अन्य कुछ समितियों जैसे संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे, और इसकी 2 उप समितियां और उनके मुख्य इस प्रकार थे। मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति, जिसके अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। अन्य समितियों में जैसे प्रक्रिया नियम समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता करने वाली समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित नेहरू थे, और संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों, प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर थे, उस समिति में 7 सदस्य थे, जिनका नाम इस प्रकार है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जो कि अध्यक्ष थे, एन. गोपाल स्वामी अयंगर,
अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधवराव व टी.टी. कृष्णामाचारी, जिनमें एन. माधवराव बी.एल. मित्र के स्थान पर सदस्य होते हैं, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से पद त्याग दिया, और टी.टी. कृष्णामाचारी डी.पी. खेतानी के स्थान पर पद ग्रहण करते हैं, क्योंकि डी.पी. खेतानी का 1948 में निधन हो जाता है। दोस्तों, संविधान के पूर्ण बनकर तैयार होने से अब उसके अध्ययन कर स्वीकार करने तक 3 चर्चा हुई। डॉक्टर अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का प्रारूप पेश किया, जो उसका अंतिम रूप था। सभा में पहली दफा संविधान पढ़ा गया और 5 दिन तक इस पर चर्चा हुई, जो 9 नवंबर 1948 तक थी। द्वितीय बार संविधान 15 नवंबर 1948 से खंडवार विचारार्थ 17 अक्टूबर 1949 तक चला, और तृतीय 14 नवंबर 1949 से शुरू होकर 26 नवंबर 1949 तक रहा, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया, और यह 26 नवंबर 1949 को पारित हो गया, सभी सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ, जिसमें कुल 299 में से 284 सभा में उस दिन उपस्थित थे, जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। 26 नवंबर 1949 संविधान के प्रारूप में अंकित है, क्योंकि इस दिन भारत के लोगों ने संविधान सभा में संविधान को अपनाया। 26 नवंबर 1949 को अपनाए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान का ही नतीजा है कि उन्हें भारत के संविधान का पिता कहा जाता है। उन्हें आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद और अन्य कुछ नियम जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 व 393 स्वतः ही लागू हो गए। अन्य नियम 26 जनवरी 1950 से संविधान के लागू होने से हुए। यह गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी का दिन अपना पूर्व से ही ऐतिहासिक महत्व रखता था, क्योंकि लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था। संविधान लागू के साथ ही अब 1947 स्वतंत्रता अधिनियम और 1935 का भारत शासन अधिनियम समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, संविधान निर्माण और उसकी तमाम बिंदुओं पर अध्ययन के बाद उसके निर्माण पर कार्यप्रणाली को लेकर आलोचकों के विचार में यह कुछ इस प्रकार से है। आलोचकों का कहना है कि संविधान सभा एक वयस्क मताधिकार से चुनकर नहीं आई थी, अतः यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। आलोचकों का कहना है कि संविधान सभा ब्रिटिश प्रस्ताव के अंतर्गत निर्मित हुई, यह पूर्ण संप्रभु नहीं थी। उनका यह भी कहना है कि समय अत्यधिक लिया गया। अमेरिका ने तो मात्र 4 माह के समय में ही अपने संविधान को निर्मित किया था। संविधान सभा पर यह आलोचनात्मक तथ्य भी रखा जाता है कि कांग्रेस का प्रभुत्व सभा में था। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविल ऑस्टिन ने लिखा कि संविधान सभा एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। आलोचकों के अनुसार संविधान सभा में वकीलों और राजनेताओं का बोलबाला था। अन्य तबके के प्रतिनिधियों को स्थान नहीं मिला, और यही कारण है कि संविधान की भाषा और आकार में अत्यधिक जटिलता है। इसी प्रकार लॉर्ड विस्काउंट ने तो इसे हिंदुओं का निकाय कहा, और विंस्टन चर्चिल ने कहा कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया।
दोस्तों, अनेक आलोचनाओं के साथ भी भारतीय संविधान की अनेकों खूबियां भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण कि भारत विश्व में और अपने राष्ट्र में इस नियम के दस्तावेज से प्रगति पथ पर अग्रसर हैं। संविधान की विशेषताओं को हम आने वाले अंक में जानेंगे।